हमारा पूरा सेशन आज जो होगा वो एक हीलिंग और स्कैनिंग सेशन होगा। तो यदि अपना हीलिंग चाहते हैं, अपनी ऑरा स्कैनिंग चाहते हैं, तो अपना वीडियोस ऑन रखिएगा। ये पहला डिस्क्लेमर है क्लास में स्टार्ट करने से पहले। वेलकम टू द साइंस ऑफ पामिस्ट्री। आप सबने पामिस्ट्री ज्वाइन करने से पहले कई सारे क्वेश्चन पूछे थे जिनके मैं आंसर करूंगा। बहुत सारे क्वेरीज थी जो अनआंसर्ड क्वेश्चन थे। कई लोगों ने पूछा कि पामिस्ट्री कुछ होती भी है। कई लोग पूछते हैं कि न्यूमरोलॉजी अच्छी होती है, एस्ट्रोलॉजी अच्छी होती है, पामिस्ट्री अच्छी होती है। क्या इसमें भी हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाते हैं हाथों की लाइंस देखकर? इसकी रेलेवेंस और इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है? इसको यूज कर सकते हैं प्रोफेशन के तौर पे या नहीं? इस सिलेबस के बाद में क्या हम प्रोफेशनली अपने आप को एडवांस कर पाएंगे, या क्या हम किसी की पाम रीडिंग कर पाएंगे या नहीं? स्टार्टिंग करते हैं पामिस्ट्री की बेसिक्स से कि पामिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। पामिस्ट्री साइंस केवल रिस्ट्रिक्टेड टू दिस साइड ऑफ हैंड नहीं है, ये यहां तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। पामिस्ट्री में हम करते हैं पाम रीडिंग, कहते हैं इसे पाम रीडिंग, बट ये पाम रीडिंग ही नहीं होती, ये आपका हैंड रीडिंग होती है। हाथ को हम पहले यहां से देखते हैं, फिर यहां से देखते हैं। इसमें नाखूनों की रीडिंग भी की जाती है आपके, इसमें आपके हेयर फॉलिकल्स, बालों की डिस्ट्रीब्यूशन की रीडिंग भी की जाती है, और इसके अंदर हम आपके एनर्जी सेंटर्स की भी रीडिंग करते हैं कि आपका एनर्जी सेंटर कैसा है। हाथ का एंगल, हाथ की शेप, उंगलियों का एंगल, उंगलियों की शेप भी पामिस्ट्री के अंदर इंक्लूड की जाती है। लोग कहते हैं पामिस्ट्री पाम रीडिंग की साइंस है, बट ये पाम रीडिंग नहीं, हैंड रीडिंग की साइंस है। एक क्वेश्चन जो कई लोगों ने पूछा था कि लेफ्ट हैंड हम रीड करते हैं, राइट हैंड रीड करते हैं, इसमें कौन सा हैंड रीड करना चाहिए और किसका, किस जेंडर का कौन सा हैंड? तो दोनों जेंडर का दोनों हैंड रीडिंग पे हम बेसिस करते हैं, या इनके दोनों हैंड को हम रीड करते हैं, मेल फीमेल के। कई लोगों ने सुना है कि फीमेल्स का लेफ्ट हैंड रीड करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका लेफ्ट जो होता है ये आपका पास्ट होता है, आपका राइट जो होता है प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाता है। हम दोनों हाथों की कंबाइन रीडिंग करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो हाथों की दोनों की स्टडी होनी जरूरी है। पामिस्ट्री के अंदर आते वक्त कई लोग हमसे ये कहते हैं कि पामिस्ट्री को रीड कैसे कर सकते हैं? हाथ की तो शेप चेंज होती रहती है, हाथ तो लगातार बदलता रहता है। आज हाथ छोटा है, कल हाथ बड़ा हो गया, मसल्स का साइज थिक हो गया, कहीं कोई लाइन आ गई, एक्सीडेंट होने से कोई लाइन डेवलप हो गई, कोई हाथ में कट लग गया, तो मतलब पामिस्ट्री चेंज हो गई? तो आंसर है यस। आपका जो करंट एनर्जी सेंटर होता है वो हमेशा वेरिएबल होता है। ज्योतिष के अंदर भी एक सिद्धांत होता है, उसे हम कहते हैं प्रश्न शास्त्र, जो आपकी करंट की रीडिंग करके दिखाता है आपको कि आप इस मौके पर कैसे हैं, आप करंट स्टेट में कैसे हैं। तो आप हर वक्त चेंज हो रहे हैं, आपका पाम भी हर वक्त चेंज हो रहा है, आपकी कंडीशन, आपकी मेंटालिटी, बॉडी के वाइटल्स लगातार चेंज होते हैं। तो एनर्जी चेंज होती है हाथ के चेंज होने के साथ साथ। ये फैक्ट है। यदि एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ कट गया, तो उसके लिए भी प्रिडिक्शन की जा सकती है, उसका भी एक मतलब होता है। कोई उंगली कट जाए, इसका भी मतलब होता है। हम ये डिस्कशन में लाएंगे और हम आने वाली क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। कहीं भी हाथ पर डैमेज होने का मतलब आपके एनर्जी सेंटर्स का चेंज होना होता है। पामिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, रेलेवेंट क्यों है? आप सब लोगों ने न्यूमरोलॉजी का नाम सुना हुआ है, एस्ट्रोलॉजी का नाम सुना हुआ है, आपने मेरे से पढ़ी हुई है न्यूमरोलॉजी, कुछ लोगों ने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी हुई है। न्यूमरोलॉजी के अंदर हमें दूसरे व्यक्ति से उसकी डेट मांगनी पड़ती है, नेम मांगना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो हमें टाइम और प्लेस भी मांगना पड़ता है। अब कोई इंसान आपको ये सब चीजें अवेलेबल कराए या ना कराए, ये उसकी मर्जी है, पर आपको उसके बारे में कुछ जिज्ञासा है, आपको जानना है। पाम एक ऐसा चार्ट होता है, वो हमेशा हाथ में लिए घूम रहा है, आपको पूछना नहीं पड़ेगा। अगर आप उससे हाथ मिला रहे हो, उससे हैंडशेक कर रहे हो, उसके पास में खड़े हो, वो आपसे प्रणाम कर रहा है, उसकी हथेली पर आपकी निगाह पड़ गई, आपको उसका हैंड प्रिंट दिख गया। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती, पाम आपके सामने है, आप देखते ही पाम को कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन करनी शुरू कर दोगे।
ज्यादा डिटेलिंग के लिए हमें पाम को ढंग से ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स के लिए हमें पाम को बहुत माइन्यूट लेवल पर डिटेलिंग में स्टडी करना पड़ता है। बट इनिशियल लेवल पर हम पाम को देखते बता देते हैं कि इंसान कैसा होगा, इसकी बेसिक फितरत कैसी होगी, वो आपके लिए सही है या नहीं है, वो अपने में किस नेचर का इंसान है, ये आप पाम को दूर से देखकर भी बता सकते हो। पाम का कलर, हथेली का कलर, इसका शेप, साइज, फिंगर का शेप, फिंगर का साइज, इनकी ब्रॉडनिंग, इनकी बेंडिंग, ये भी कुछ मतलब रखती है। जैसे अगर आप मेरे पाम को ध्यान से देखो तो मेरी कुछ फिंगर में बेंडिंग दिखेगी आपको, वो चोट की वजह से है, बट आपको वो बेंडिंग दिख रही है। तो बेंडिंग आपके पास में भी एक मीनिंग रखती है, जिस मीनिंग को हम आपके सामने लाएंगे। फिंगर्स को अपनी ऑब्जर्व करो, एक बार अपने पाम को देखो, आपकी भी उंगलियां किसी एंगल पे हो सकता है मोड़ी हुई हो, दोनों हाथों की फिंगर्स में डिफरेंस होगा, एक बार दोनों पाम ऑब्जर्व करके देखो। फिंगर सिमेट्रिकल नहीं होती, फिंगर में डिफरेंस होता है, माइन्यूट ही सही बट होगा। किसी के नोड्स बहुत मोटे होंगे, उंगली की गांठें जो होती हैं वो मोटी होंगी, जहां उंगली बेंड करती है, ये हिस्से मोटे होंगे। किसी का थंब लंबा होगा, किसी का थंब फ्लेक्सिबल होगा, किसी का थंब बहुत रिजिड होगा। अपने थंब ऑब्जर्व करो, आपको इन सब चीजों से किसी के बेसिक बिहेवियर के बारे में पता लग जाता है, और थंब को देखते ही तो आप किसी की एनर्जी के बारे में पूरा पूरा प्रिडिक्शन बता सकते हो। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी संकल्प कार्य होते हैं, इसके अंदर थंब का बहुत इस्तेमाल होता है। यदि आपने तर्पण देते देखा है तो थंब को हम नीचे करके तर्पण देते हैं। इसका भी एक रीजन होता है कि थंब से ही क्यों तर्पण देते हैं, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। और थंब के साथ में बाकी फिंगर्स का अरेंजमेंट, कैसी शेप है, कैसी साइज है, किस एंगल पे बेंडेड है, इन सबको रीड करा जाता है। कुछ मार्कर्स हैं, मैं भी आपको बताऊंगा, फिंगर से कुछ मार्कर्स हैं जो समझाऊंगा अभी आपको। इन सब मार्कर्स को हम स्टडी करते हैं पामिस्ट्री के अंदर, बट पामिस्ट्री अपने आप में एकमात्र स्टडी नहीं होती। एक इंडियन स्टडी का पैटर्न था जिसे वैदिक टाइम पर हम लोग स्टडी करते थे, उसे कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। एक शास्त्र था हमारे पास, सामुद्रिक ऋषि ने इसके बारे में बताया था। और ऐसा कहा जाता है कि सामुद्रिक ऋषि ने ह्यूमन बॉडी असेसमेंट करा था, ह्यूमन बॉडी इवेल्युएशन करा था हर तरीके से, बॉडी को खोलकर, बॉडी को क्लोज फॉर्मेट में, माथे को, चेस्ट को, आंखों को, चिन को, ईयर्स को, नोज के साइड्स को, बॉडी के स्ट्रक्चर को, शरीर पे तिल को, मस्से को, उंगली के अंगूठे को, आपके उंगली के पोरवे और हमारे हाथों के अंगूठे को, पैर के अंगूठे को, शरीर पे बाल को, इन सब तरीके से ह्यूमन बॉडी को उन्होंने स्टडी किया था। सामुद्रिक ऋषि ने पूरी बॉडी को स्टडी किया था, पामिस्ट्री भी उनमें से एक है। जब बॉडी को पूरा स्टडी कर लिया तो बॉडी को अंदर से देखा, बाहर से देखा, कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। अब जब शरीर हो गया फिनिश, तो शरीर पे आने वाले ग्रह नक्षत्रों का रिजल्ट देखा, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। पहले बॉडी को स्टडी करते हैं, बॉडी के टाइप को स्टडी करते हैं, बॉडी की तासीर को स्टडी करते हैं, उसके पीएच को स्टडी करते हैं अंदर बाहर दोनों तरफ से, और फिर उसे बहुत बाहर से ब्रह्मांड से देखते हैं कि इंसान के ऊपर किस किस ग्रह, किस किस नक्षत्र का क्या रिजल्टेंट आ रहा है। इन सब तरीके से हम किसी बॉडी को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। पामिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाथ की एनर्जीज के बारे में, हाथ की एनर्जीज के बारे में आप लिख सकते हैं इस बात को। इन पामिस्ट्री वी गोना स्टडी द एनर्जीज ऑफ और एनर्जी पैटर्न्स ऑफ द हैंड। हाथ की ऊर्जा कैसी होती है, किस हाथ की क्या ऊर्जा है, और अगर आपके हाथ की ऊर्जा किसी प्रकार की है तो आप कैसी पर्सनालिटी होगी, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी दैट यू हैव अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ हैंड, शेप ऑफ हैंड, साइज ऑफ हैंड। हम अपने शेप, साइज और स्ट्रक्चर को देखकर हैंड के किसी की प्रकृति, उसकी ऊर्जा के बारे में बोल सकते हैं। हाथ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इंसानी कर्म कैसे थे पास्ट लाइफ में और प्रेजेंट लाइफ में। आपके दोष, पितृदोष तक आप हाथ की रेखाओं से चेक कर सकते हो।
हमारे पास हमारी मेंटेलिटी कैसी है। कोई इंसान बिजनेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कोई फिजिकल चीजों के लिए बना है, कोई बहुत गुस्से वाला है, प्रेम रखता है मन के अंदर। ये सब चीजें आप हाथ से देख सकते हो। तो पामिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिससे कि हम काफी कुछ जान सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मेरी बातों से। अब कई लोगों ने पूछा कि एस्ट्रोलॉजी ज्यादा बेटर है पामिस्ट्री या न्यूमरोलॉजी ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली या पामिस्ट्री। एस्ट्रोलॉजी के अंदर काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं, काफी सारे सिद्धांत हैं। जो पढ़ लेता है उसको समझ में आती है। मैं पढ़ाता हूं, मैंने पढ़ा भी हुआ है और आप लोगों से डिस्कस करा हुआ है एस्ट्रोलॉजी का कई प्रिंसिपल्स को। मजेदार है एस्ट्रोलॉजी, बहुत बढ़िया है। पर हर किसी को इतनी सारी कैलकुलेशन करने में इजी फील नहीं होता। मेरे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं सर इतना कुछ नहीं करना, कुछ शॉर्टकट सिखा दो, कुछ ऐसा सिखा दो कि हमें कॉपी के अंदर इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी पढ़ लीजिए, पामिस्ट्री पढ़ लीजिए। कहते हैं चलिए न्यूमरोलॉजी करके देखते हैं। अब न्यूमरोलॉजी में है मैथमेटिक्स। किसी किसी को कैलकुलेशन बिल्कुल सूट नहीं करती, मैथमेटिक्स पसंद नहीं आता। तो हम कहते हैं कि पाम को ऑब्जर्व कर सकते हो, छू के देख सकते हो, आंखों से देख सकते हो, लाइनों को देख सकते हो, कॉन्टूर्स को देख सकते हो, हाथ के ऊपर ये उभार जो हैं इन्हें महसूस कर सकते हो। कहते हैं हाँ। तो ऐसे हम हर किसी के लिए साइंस का चुनाव करते हैं कि कौन इंसान किस साइंस के लिए सूटेबल है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ लोग प्रिडिक्टिव पार्ट पे फोकस करते हैं कि ग्रह नक्षत्र प्लैनेट के हिसाब से प्रिडिक्शन कर देते हैं। कुछ लोग मैथमेटिक्स से एस्ट्रोलॉजी करते हैं। ऐसे ही पामिस्ट्री के अंदर भी मैथमेटिक्स होता है कि आपकी उम्र कितनी है। हम हाथ की लंबाई लेते हैं, चौड़ाई लेते हैं, गहराई लेते हैं और इससे हम किसी की उम्र बता सकते हैं कि आप कितने साल जियोगे, कब आपके जीवन में कौन सा इवेंट आने वाला है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजिकली दशा कहते हैं और न्यूमरोलॉजिकली जिसे हम पिनैकल कहते हैं। तो हाथ के शेप साइज को देखकर आप किसी का पिनैकल कैलकुलेट कर सकते हो। लाइंस की शेप साइज देखकर आप उसका पिनैकल कैलकुलेट कर सकते हो, दशा महादशा कैलकुलेट कर सकते हो। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी कितनी अप्रोक्सीमेट है, कितनी एग्जैक्ट है, ये आपके अपने स्टडी पर डिपेंड करता है। जिस इंसान ने जितनी प्रैक्टिस करी है, ये साइंस उसकी उतनी ही एग्जैक्टनेस की तरफ आधारित होती है। कई कई लोगों ने कहा कि यहां तो लाइनों का कोई भरोसा नहीं होता, कभी कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है, तो हम कैसे इसमें प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कोई लाइन दिखती नहीं है। लाइन दिखना और ना दिखना दोनों हाथों पर डिपेंडेंट होता है। जब भी हम लाइन को एग्जामिन करेंगे दोनों हाथों के अंदर, तो डेफिनेटली एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है। कंपैरिजन करा जाता है दोनों हाथों के अंदर की लाइनों का, दोनों हाथों के मार्क्स का। जैसे आपने देखा होगा आपकी फिंगर के यहां पर भी मार्क होते हैं। अपनी फिंगर को यहां देखिए, यहां पर देखिए, इस इलाके को यहां देखिए, वर्टिकल लाइंस होंगी या हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, कुछ इनके मीनिंग होते हैं। पर ये कंपैरेटिवली दोनों हाथों में देखनी पड़ती हैं कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। लोग एक हाथ को देख लेते हैं, एक हाथ की स्टडी कर लेते हैं, आधा कंक्लूजन कर देते हैं और वो प्रिडिक्शन गलत होती है। आप दोनों हाथों को कंपेयर कीजिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की लाइंस को कंपेयर कीजिए, दोनों की बैक साइड को कंपेयर कीजिए, तब आप एक कंक्लूजन दे पाएंगे। मेरी बात को दोबारा सुनेंगे। लेफ्ट हैंड जो होता है वो क्या दिखाता है हमें, हमारा पास्ट। राइट हैंड में क्या दिखाता है, हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट। आप लिख सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों के अंदर हमारे कंपैरिजन करके देखना पड़ता है, दोनों को एक साथ रीड करना पड़ता है। मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं, एक शीट है आपके नोट्स की ही है, आपको दिखा देता हूं, देखिएगा। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देखिए। ये सबके लिए है, ध्यान से देखेंगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी आज आपकी। लेफ्ट हैंड से हम आपके अंदर बाय बर्थ क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, आप क्या फीचर लेके आए थे, वो भी हम देख सकते हैं। राइट हैंड को हम आफ्टर मैरिज हैंड भी कहते हैं, आपके पार्टनर का हैंड भी कहते हैं, और हम मैरिज की प्रिडिक्शन के लिए राइट हैंड को यूज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड से हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि आप किस किस पॉसिबिलिटी के साथ दुनिया में आए हो, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज दैट यू हैव बॉर्न विद। राइट हैंड से आपके फ्यूचर के बारे में देखते हैं कि आप क्या बन सकते हो, कहां तक जा सकते हो फ्यूचर में। लेफ्ट हैंड से ऑक्यूपेशन,
प्रोफेशन बिफोर द मैरिज, राइट हैंड से ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन आफ्टर द मैरिज। ये आपके नोट्स में है, मैं आपको कल से आपके नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ये उसके अंदर आपको मिलेगा। दोनों हैंड के भी मैंने रूल्स लिखे हुए हैं कि लेफ्ट हैंड से आप देखते हो संचित कर्म या एक्यूमुलेटेड डीड्स, आपके जितने भी कर्म होते हैं, जितने कलेक्टेड डीड्स होते हैं, एक्यूमुलेशन डीड्स होते हैं पास्ट लाइफ से, उसे हम लेफ्ट हैंड से देखते हैं। राइट हैंड से कौन से कर्म देखते हैं? क्रियामान कर्म या आगामी कर्म या प्रारब्ध कहते हैं इसे। मतलब आपके ऑपरेशनल डीड्स, प्रेजेंट डीड्स या फेट हम राइट हैंड से देखते हैं। आपका भविष्य कैसे होने वाला है ये यहां से देखते हैं, आपका पास्ट लाइफ कैसा था लेफ्ट हैंड से देखते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। ऐसे काफी सारे डिफरेंस आपको मैंने यहां पर लिख के दिए हैं, काफी सारी चीजों के बारे में नरेशन दिया है कि लेफ्ट राइट होता क्या है। लोगों को बहुत कंफ्यूज करा हुआ है कि एग्जैक्टली हमें किसी का एक ही हाथ चेक करना चाहिए। कभी भी एक हाथ नहीं चेक करना, हमें कंपैरिजन करना है आपके पास से आपके प्रेजेंट का या फ्यूचर का। फीमेल्स के हाथ में, मेल्स के हाथ में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं होता। एनर्जीज का डिफरेंस है, ईड़ा और पिंगला का डिफरेंस होता है। और हम दोनों जेंडर के अंदर ईड़ा का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो लेफ्ट से करते हैं, पिंगला को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो राइट से करते हैं। लिख सकते हैं ईड़ा कैलकुलेशन लेफ्ट से होती है, पिंगला कैलकुलेशन राइट से होती है। जो लोग लेफ्ट से लिखते हैं ऐसा कहा जाता है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं या बहुत डिफरेंट होते हैं। वो अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग लेफ्ट से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से राइटिंग करते हैं, वो राइट ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। और जो राइट हैंड से लिखते हैं वो लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अब इन ब्रेन का फंक्शनैलिटी कैसे होता है, क्या करेक्टर होते हैं? जो आपके पास में राइट हैंडेड पैटर्न है लिखने का, इसे हम मैस्कुलिन पैटर्न कहते हैं या इसे पिंगला पैटर्न कहते हैं। राइट डाउन। जो हम राइट हैंड से लिखते हैं इसे हम मैस्कुलिन पैटर्न कहते हैं या पिंगला पैटर्न कहते हैं। ऐसे इंसान प्रैक्टिकलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इमोशंस के ऊपर। ऐसे इंसान प्रैक्टिकलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इमोशन के ऊपर। लेफ्ट हैंड वाले इंसान इमोशंस को प्रेफरेंस देते हैं प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। लेफ्ट हैंड वाले इंसान क्रिएटिविटी, इमोशंस को प्रेफरेंस देते हैं प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। ऐसा नहीं कि वो प्रैक्टिकल नहीं होंगे, बट उनकी चॉइसेस में पहले इमोशनल कंडीशन ज्यादा होंगी, आर्टिस्टिक कंडीशन ज्यादा होंगी। लेफ्ट हैंड इज मोर आर्टिस्टिक देन राइट हैंड। ये मैं पढ़ाऊंगा, इसके बारे में पूरा जिक्र होगा कि ब्रेन का कैसे पैटर्न देखा जाता है और बॉडी का पैटर्न के हिसाब से कैसे एडजस्टमेंट करता है। क्लियर? जो लेफ्ट हैंड वाले लोग होते हैं उनका आर्टिस्टिक कोशेंट थोड़ा ज्यादा होता है राइट हैंड वाले इंसान से। ऐसा नहीं है कि राइट हैंड लिखने वाला इंसान आर्टिस्ट नहीं होगा, बट मैं आर्टिस्टिक कोशेंट की बात कर रहा हूं। अगर राइट हैंड वाले का कोशेंट 80 है तो हो सकता है इनका 90 हो। लेफ्ट हैंड वालों का कोशेंट थोड़ा हाईएस्ट होता है, आर्टिस्टिक कोशेंट। इस पे काम करेंगे भी हम। अगर हम बात करते हैं राइट हैंड से, जो कोई लोग ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं, वो अपने मैस्कुलिन पार्ट से ज्यादा काम करते हैं, वो अपने मेल नेस को ज्यादा दिखाते हैं। जनरली हमारे पास एक कंफ्यूजन होता है कि मैस्कुलिन स्टैंड्स फॉर मेल। हम ज्यादातर ये बात करते हैं कि जो मैस्कुलिन है वही मेल है। दोनों में बहुत फर्क है। एक मेल फेमिनिन हो सकता है और एक फीमेल मैस्कुलिन हो सकती है। हम पढ़ते पढ़ते ये गलती कई बार करते हैं कि हम फेमिनिन को फीमेल से डिपिक्ट कर देते हैं और मैस्कुलिन को मेल से। हाथों को देखकर हम बता सकते हैं किसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, कौन मैस्कुलिन है कौन फेमिनिन है, किसके अंदर आर्टिस्टिक क्वेश्चन ज्यादा है, किसके अंदर प्रैक्टिकल या रीजनिंग क्वेश्चन ज्यादा है। इन सब चीजों को हाथों से हम गेज करेंगे। जब भी आप किसी के दोनों हाथ देखेंगे, आप पहली चीज जो ऑब्जर्व करते हैं वो होते हैं हाथों के उभार, कॉन्टूर्स ऑफ हैंड। आप जब किसी से हाथ मिलाते हो, आप जब किसी से हैंडशेक करते हो,
तो कई लोग कैसे हैंडशेक करते हैं, ऊपर ऊपर। आजकल कुछ आर्टिस्टिक लोग हैं, काफी मॉडर्नाइज लोग हैं, वो टिप से टिप ज्वाइन करते हैं सिर्फ। उसे फॉर्मल हैंडशेक नहीं कहते, उसे फॉर्मेलिटी हैंडशेक कहते हैं। तरीके से अगर हाथ हाथ मिलाते हैं किसी से, प्रॉपरली हैंडशेक करते हैं, तो उसका पूरा हाथ आपके ग्रिप में आता है। और आपने देखा होगा कुछ पॉलिटिशियंस को, उनका हैंडशेक बड़ा फेमस है। आपने हमारे प्रधानमंत्री को देखा होगा हाथ मिलाते हुए। हमारे प्रधानमंत्री हाथ नहीं मिलाते, वो हाथ हिला देते पूरे सामने वाले का, और हाथ मिलाकर पूरा दो तरफ से ताली बजा बजा कर उसके हैंड का पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस उनके हाथ में होता है। सामने वाले की पर्सनालिटी कैसी है, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए काफी सारे ट्रिक्स होती हैं। ये उनमें से एक है कि यू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी एंड यू शो योर डोमिनेंस। ये डोमिनेंस दिखाने का तरीका भी होता है, ये पर्सनालिटी अंडरस्टैंड करने का तरीका भी होता है। ये भी पामिस्ट्री से हम समझ सकते हैं कि कौन इंसान किस टाइप की पर्सनालिटी शो करता है। मैं आपको कुछ हैंड्स के प्रिंट दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा किस किस नेता, किस किस एक्टर, किस किस फेमस पर्सनालिटी का ये हैंड प्रिंट है। तो इससे उसके बारे में क्या पता लगता है, वो किस टाइप का पर्सनालिटी है। एक चीज और आपने नोटिस करी होगी, अगर नेताओं की बात कर रहे हैं हम, कुछ हमारे मिनिस्टर्स ऐसे बात करते हैं, या कुछ फेमस पर्सनालिटी फर्स्ट फिंगर को पॉइंट आउट करके बात करते हैं। देखा, हर इंसान की इस पर्सनालिटी को, इस पॉइंटिंग पर्सनालिटी को हम उसकी लीडरशिप क्वालिटी या डोमिनेंस क्वालिटी से डिपिक्ट करते हैं। लिखेगा, जब फिंगर पॉइंट करने के बाद कोई बात करे, कोई पर्टिकुलर फिंगर पॉइंट करने के बाद कोई बात करे, तो हम उस पर्सनालिटी को कहते हैं कि ये इस प्लैनेट से गवर्न है। हर फिंगर का एक प्लैनेट होता है, जो मैं आपको भी दिखा रहा हूं। हर फिंगर से एक प्लैनेट रूल करता है। हम फिंगर्स को देखकर बता सकते हैं कि ये इंसान इस फिंगर से बात करना चाह रहा है, तो ये क्या चीज दिखा रहा है। पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, आपको हाथ की फिंगर्स के बारे में या थंब के बारे में थोड़ा अनुमान हो जाएगा। ये देखिए, ये सबने पढ़ा है बचपन से, ये चार्ट तो देखा होगा। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। जिसको आइडिया ना हो वो लिख सकता है, जिसको आइडिया होगा वो एज इट इज ले ले। वैसे नोट्स आपको मिलेंगे टुमारो ऑनवर्ड्स, ये नोट्स आपके पास में होंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट फिंगर से हम दिखाते हैं जुपिटर को, सेकेंड फिंगर से दिखाते हैं सैटर्न को, थर्ड फिंगर से दिखाते हैं सन को, फोर्थ फिंगर से दिखाते हैं मर्करी को। फर्स्ट फिंगर जुपिटर, सेकेंड फिंगर सैटर्न, थर्ड फिंगर सन, फोर्थ फिंगर मर्करी, और थंब फॉर द एनर्जी और मार्स। कुछ लोग इसे मार्स कहते हैं, बट ये मेजरली एनर्जी सेंटर होता है। ग्लोबली कुछ साइन फेमस है, मैं आपको साइन बताता हूं और हाथ के हाथ फिंगर एक्सप्लेन करता हूं। आपने ये साइन देखा होगा ऐसे, इसे क्या कहते हैं, बूस्ट करना, आपकी एनर्जी रेज करना, हाई करना। तो ये एनर्जी मार्कर होता है ग्लोबली। ये मैंने अभी बताया आपको, ये किस लिए होता है, जुपिटर। ये जिस इंसान में बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, या अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज्यादा ईगो होती है, तो ये ईगो रिप्रेजेंटेशन काम भी आता है, और धमकी देने काम भी आता है। फर्स्ट फिंगर पॉइंटिंग, ठीक। अब आपने मिडिल फिंगर पॉइंटिंग तो सुना ही होगा, मैं मिडिल फिंगर नहीं दिखा सकता यहां पर क्लासरूम में, बट आपने ये भी सुना होगा लोग किस लिए यूज करते हैं इसे, और ये सबको पता है कि मिडिल फिंगर पॉइंट क्यों करी जाती है। सो इस फिंगर का भी ऐसा ही कुछ एक कंक्लूजन होता है, जैसे हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में, कि ये फिंगर हम क्यों पॉइंट करते हैं, और ग्लोबली मिडिल फिंगर क्या दिखा के क्या प्रेजेंटेशन दी जाती है, जो लोग कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, बट एक्चुअल में इस फिंगर के साथ क्या क्या एनर्जी जुड़ी होती है। लोगों को ये इंसल्टिंग फिंगर लगती है मिडिल फिंगर, ये इंसल्टिंग ही भी है, ये कार्मिक भी है। इससे किसी के कर्मा भी दिखाए जाते हैं, इससे आप अपने कर्मा खराब भी कर सकते हो। ये जो आजकल एक बहुत ही हैपनिंग लोग आ रहे हैं, जो बात बात पे मिडिल फिंगर पॉइंट करते हैं, उनके लिए स्पेशली है कि डोंट पॉइंट द मिडिल फिंगर टू मच, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन ट्रेट, सर्टेन कैरेक्टर, सर्टेन एनर्जी सेंटर इज एग्रेवेटेड।
आप मिडिल फिंगर जितना पॉइंट करते हो, आप अपना एक एनर्जी सेंटर फ्लक्चुएट करते हो। तो आपको ये जबरदस्ती का इमोशन नहीं दिखाना चाहिए मिडिल फिंगर रेज करके। अब हम बात करते हैं रिंग फिंगर की। रिंग फिंगर, दिस इज सन फिंगर, और इसे हम अपोलो फिंगर भी कहते हैं। रिंग फिंगर, अपोलो फिंगर, सन फिंगर भी कहते हैं। कई लोग इसे एंगेजमेंट फिंगर भी कहते हैं। कई लोगों ने इसका नाम एंगेजमेंट फिंगर या मैरिज फिंगर भी रखा हुआ है। बात बताएंगे इसके बारे में कि इसे ही एंगेजमेंट फिंगर क्यों कहते हैं और इसे ही ये रिंग फिंगर क्यों कहते हैं। लास्ट फिंगर जो हमारी सबसे छोटी फिंगर होती है, ये मर्करी फिंगर कहलाती है। ये मर्करी फिंगर कहलाती है। यहां से आपका बिजनेस देखते हैं, आपकी माइंड की बैलेंसिंग नेचर देखते हैं, आप कैसे किसी से इंटरेक्ट करते हो, अपनी बात समझा पाते हो, कोई जेस्चर किसी को दे पाते हो या नहीं दे पाते, हम उसे गेज करते हैं। आप दुनिया के अंदर कितनी अपनी डिप्लोमेटिकली बात कह पाते हो, वो भी गेज करते हैं। आपने भी फिंगर्स के बारे में सुना? मेरी फिंगर्स को यहां से ऑब्जर्व कीजिए। ये कर्व दिख रहा है फिंगर्स के नीचे से, कर्व। अपने अपने कर्व को ऑब्जर्व करेंगे। इसे मेहराब कहते हैं, आर्च कहते हैं या मेहराब कहते हैं इसे। एक बार अपने अपने कर्व्स ऑब्जर्व कीजिए फिंगर के नीचे। काफी लोगों का कर्व डिफरेंट होगा। किसी किसी की फिंगर का कर्व में ये फिंगर, मरकरी फिंगर, बहुत नीचे होगी, किसी किसी की ऊपर होगी। कोई कोई ये देखेगा कि हमारे पास एक कर्व के अंदर जुपिटर फिंगर और सैटर्न फिंगर बिल्कुल इक्वलेंट होंगी। किसी किसी का जुपिटर बहुत नीचे होगा। इनके भी मतलब होते हैं। इसे सेटिंग ऑफ फिंगर कहते हैं। सेटिंग ऑफ फिंगर या प्लेसमेंट ऑफ फिंगर कहते हैं। ये डीप हो सकती है या अपर सुपरफिशियल हो सकती है। इस आर्च का एक मतलब होता है, इस आर्च का एक मीनिंग होता है। इसकी पोजिशनिंग होती है, कौन सी फिंगर नीचे होनी चाहिए, कौन सी ऊपर होनी चाहिए। अगर किसी का जुपिटर ऊपर चला गया तो हम उसके ईगो को ऊपर जाता हुआ देखते हैं। आपकी लाइफ में जुपिटर से ऊपर सैटर्न होना चाहिए। जुपिटर के बेस से ऊपर सैटर्न का बेस होना चाहिए हमेशा। इससे इंसान ग्राउंडेड रहता है, अपने कर्म कार्मिक बैलेंस को, अपने कर्मा को ढंग से बैलेंस कर पाता है। जुपिटर से ऊपर सैटर्न, और सैटर्न से नीचे सन होना चाहिए। इन फिंगर्स का इस अरेंजमेंट में आने का मैं पूरा नरेशन दूंगा, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव नरेशन है, ये आपको मिलेगा। मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा हम क्यों पढ़ते हैं। कई लोगों ने मेरे से प्रश्न किए थे कि हाथों में ऐसा क्या होता है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, हाथ तो हम डेली देखते हैं। अब ये चीज आपने कभी कभी ऑब्जर्व करी होगी, अपने हाथ का कर्व तो आपने कभी भी ऑब्जर्व नहीं करा होगा डेफिनेटली। अब आप एक चीज और ऑब्जर्व करना, अपने ये पोर देखो, ये पोर दिख रहे हैं मेरे हाथों में, पोर दिख रहे हैं ये नोड्स, यहां तक, यहां तक। इन नोड्स की लेंथ देखो, क्या फर्स्ट नोड और सेकंड नोड बराबर है? क्या सेकंड नोड और थर्ड नोड बराबर है? नहीं। एग्जैक्टली exactly. यहां से हम नव ग्रह देखते हैं, 12 राशियां देखते हैं। यहां से आप 9 ग्रह देख सकते हो, 12 की 12 राशियां देख सकते हो इन पोर्स से। देख यहां से भी सकते हो, बट ये थोड़ा मुश्किल होता है। यहां से देखना बड़ा आसान होता है, देख यहां से भी सकते हैं। तो आपके सारे जितने 12 साइन होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल साइन, आप यहां से भी देख सकते हो, इस अपर कर्व से, और या फिर फिंगर्स के इन पोर्स से भी आप 12 राशियां और नवग्रह देख सकते हो। अपनी फिंगर्स को एक बार अपने सामने ऐसे रख के देखो। मेरी फिंगर्स आपको अलग अलग साइज की दिख रही हैं। जुपिटर नीचे है, सैटर्न ऊपर है, सन थोड़ा नीचे है, मरकरी बहुत नीचे है। किसी किसी की कुछ फिंगर्स बराबर भी हो सकती हैं। हो सकता है जो जुपिटर है वो सैटर्न के बराबर हो, या सन फिंगर सैटर्न के बराबर हो। ऑब्जर्व करो। यस, आज ऑब्जर्वेशन चल रही है। आज पहली बार अपने फिंगर ऑब्जर्व करिए कि हमारी फिंगर में इतना डिफरेंस भी होता है, हमारी फिंगर के अंदर ये सब कुछ भी होता है। और गौर से देखना, आपकी कोई फिंगर पतली होगी, बहुत पतली, और कोई मोटी होगी। फिंगर्स की जो डेंसिटी है इक्विवेलेंट नहीं होती। बहुत रेयर हैंड्स होते हैं जिनमें फिंगर की डेंसिटी मोटी पतली जाती है। देखो जरा एक बार पहले ऑब्जर्व करो।
किसी किसी ने फर्स्ट टाइम अपने हैंड्स में इतनी गौर से देखा है, अपने हाथों को इतनी पहली बार इतना गौर से देख रहे हैं, कोई कोई बात नहीं, आराम से देखो। ओके ओके ओके, लिख के बताओ क्या दिख रहा है। किसी किसी की फिंगर में कोई डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, कट लगा हो, फिंगर छोटी हो, करंट लग गया हो, फिंगर चॉप ऑफ हो गई हो, कट आ रहा हो, उसे भी ऑब्जर्व करना, वो भी कुछ मीनिंग होता है। जुपिटर पे कट लगने का मतलब क्या होता है, सैटर्न पे कट लगने का मतलब क्या होता है, इनके मीनिंग होते हैं सबके। जहां पहले कट लगा हुआ है पहले उसे देखो, ऑब्जर्व करो। अब ध्यान से मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ को देखो, आपको मेरी सैटर्न फिंगर टिल्टेड दिख रही है, मिडिल फिंगर बेंडेड है ना, ये इंजरी की वजह से हुआ था, बट ये बेंडेड शेप में आ गई, काफी सालों से बेंडेड है। ऐसी ही बेंडिंग शायद आपके फिंगर्स में होगी। अपने हाथ को ऐसे करके देखो, उल्टा करके, अपनी तरफ, अपनी तरफ, मेरी मेरी तरफ नहीं, अपनी तरफ। हो सकता है बेंडिंग या फॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा हो, थोड़ी कम हो। एग्जैक्टली exactly. देखा, हाथ में उंगलियों में इतना फर्क है। अब सेम फिंगर को जहां जहां मान लो जैसे मेरी राइट हैंड की मिडिल फिंगर बेंडेड है, ऐसे ही अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर देखूं तो ये उतनी बेंडेड नहीं है। अपने हाथों में ऑब्जर्व करो, दोनों हाथों में, दोनों हाथों की फिंगर देखो। कट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, पर ये कार्मिक मार्कर्स होते हैं। ये जितने भी कट हैं, ये जितनी भी बेंडिंग है, ये कार्मिक मार्कर्स हैं। ये आपकी प्रोस्पेरिटी के अंदर बेंड दिखाते हैं, चेंज दिखाते हैं। आपकी अचीवमेंट के अंदर बेंड दिखाते हैं, चेंज दिखाते हैं, या उस फिंगर की जो करेक्टरिस्टिक है उसके अंदर कट दिखाते हैं या चेंज दिखाते हैं। लिख लो, राइट डाउन। कट्स और मार्क जितने भी होते हैं, ये फिंगर की हेल्थ में कुछ ना कुछ चेंज दिखाते हैं। एक हेल्दी फिंगर कैसी होती है, स्ट्रेट फिंगर, मजबूत फिंगर, गोइंग इवन थ्रू आउट, जो नीचे से ऊपर तक इवन चलती है, ऊपर थोड़ी पतली हो जाती है, इसे हम नॉर्मल फिंगर कहते हैं। जरूरी नहीं कि सबके हाथ में नॉर्मल फिंगर्स हों, मेरी बात ध्यान सुनना। अपने हाथों को ना किसी और से कंपेयर करके उदास मत हो जाना कि हाय मेरे हाथ तो ऐसे हैं, इसके हाथ ऐसे क्यों नहीं है, या मेरे हाथ इसके ऐसे क्यों नहीं है। ऐसा कर्म किसी का नहीं हो सकता कि मैं आपसे कंपेयर करूं और आप अपना कर्म को मुझसे कंपेयर करो। हम दोनों का कर्म डिफरेंट डिफरेंट है। एग्री ऑन दैट पार्ट। आपकी फिंगर्स का एक मीनिंग है। अब आप मेरी मरकरी फिंगर देखो, छोटी वाली फिंगर ऊपर से बैंडेड है, यहां से आके ऊपर से बैंड मिलेगा इसमें। हो सकता है कई लोगों की मरकरी फिंगर ऊपर से बैंडेड हो, देखो, एग्री। किसी किसी का बैंड टुवर्ड्स द हैंड होगा, किसी का बैंड अवे फ्रॉम द हैंड होगा। एग्जैक्टली exactly. इनको पढ़ेंगे, इनको बताएंगे क्या दिखाता है, आप बिजनेस माइंडेडनेस रखते हो या प्रोफेशनल अप्रोच रखते हो या नहीं रखते, और फिंगर के किस एज पे से बैंड होना। किसी किसी की फिंगर नीचे से बेंडेड होती है, किसी की मिडिल से बेंडेड होती है, किसी की ऊपर से बेंडेड होती है। इन तीनों का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अपने हैंड्स को देखना है, आज ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। अब ये तीन पोर होते हैं, ध्यान से देखना। हमारी उंगलियों में जनरली तीन पोर होते हैं, किसी किसी के चार भी होते हैं, किसी किसी के चार भी होते हैं। जैसे मेरे पास यहां सेंट्रल एज पे गैप है, ये देख सकते हो, यहां पर गैप है। किसी किसी का गैप बहुत बड़ा होता है, चार पोर होते हैं उसके। एग्जैक्टली exactly. तीन फिंगर में ये तीन गैप जो बनते हैं, ये बनते हैं मनसा वाचा कर्मणा। इंसान जो मन में बोलता है, इंसान जो वचन में बोलता है, इंसान जो कर्म में काम करके दिखाता है, ये मनसा वाचा कर्मणा को डिपिक्ट करते हैं। मैं इनके बारे में और डिटेलिंग दूंगा आपको। फिंगर के तीन पोर लिख लो, फिंगर के तीन पोर, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा का मतलब होता है द पर्सन इज टू मच इंट्रोवर्ट। Manasa means the person is introvert, lives in the inner world. Vacha means the person is vocal. The person is vocal, expressive through words.
थर्ड, दैट इज कर्मणा मीन्स एक्शंस, द पर्सन इज एक्शन ओरिएंटेड। इससे वात पित्त कफ भी चेक कर सकते हैं, इससे वात पित्त कफ भी चेक कर सकते हैं, तामसिक राजसिक सात्विक भी चेक कर सकते हैं। इससे हम वात पित्त कफ भी चेक कर सकते हैं, तामसिक सात्विक राजसिक भी चेक कर सकते हैं। हमारे हाथों में इतनी सारी चीजें भरी हुई थी, जो आप घूर घूर के देख रहे हो अपने हाथों को, बार बार देख रहे हो, ये तो हमारे हाथ में था, ये भी था, ये आप ही के हाथ हैं और कितने सालों से आपके साथ हैं, आपने कभी इन्हें गौर से नहीं देखा था। कोई बात नहीं, अब देख लेंगे। अब एक काम ऑब्जर्व करना, थंब के पास का एरिया देखना, किसी का थिक होगा, किसी का थिन होगा। थंब के पास का एरिया किसी का थिक होगा, किसी का थिन होगा। ऑब्जर्व करो, जहां एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है ना, जहां दबाते रहते हैं एक्यूप्रेशर वाले, कहते हैं ना यहां पर लिवर पॉइंट होता है, कई लोग कहते हैं यहां पर हमारा डाइजेस्टिव पॉइंट होता है, वो यहां दबाते रहते हैं आपसे। ऑब्जर्व करा, इसे हम कहते हैं वीनस पॉइंट, इसे हम कहते हैं वीनस पॉइंट। कहां तक होता है वीनस, कितने एरिया तक होता है, ये पढ़ाऊंगा, बट मैं अभी रफली बता रहा हूं, पहली क्लास है, डिस्क्रिप्शन क्लास नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेटिव क्लास है। मैं बता रहा हूं कि हमने पढ़ना क्या है। और आप में से कई लोगों ने कहा था पामिस्ट्री कुछ नहीं होती, सर हमें लगता है पामिस्ट्री में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो मैं उन्हें बता रहा हूं, जो लोग ये वीडियो देखेंगे भी ना, मैं उन्हें बता रहा हूं। कई बार लोग ये सोचते हैं पामिस्ट्री में कुछ नहीं है, पामिस्ट्री जस्ट अ होक साइंस, इट डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, इट इज जस्ट अ साइंस ऑफ मेस्मरिज्म। ये सिर्फ मेस्मराइज करने की साइंस है और कुछ नहीं है, नहीं, लॉजिक है, बहुत सारे लॉजिक है। अच्छा, अभी यहां देखा, अब यहां देखेंगे इस लिटिल फिंगर के नीचे, ये पॉइंट देखो, हैवी है, थिक है या लाइट है, ऑब्जर्व करो। किसी का लाइट होगा, किसी का थिक होगा, किसी का फ्लैट होगा, इसे हम कहते हैं मून पॉइंट, इसे हम कहते हैं मून पॉइंट। रेडियस कितना है, कितना बड़ा है, बताऊंगा, कैसे ढूंढते हैं बताऊंगा, सब काम करेंगे, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है, तो अपने हाथ के अंदर अभी पीएचडी नहीं करनी है, आराम से करेंगे, हमारे पास काफी टाइम है इसके लिए, ध्यान से करेंगे, ओके। कई लोगों ने यहां पर राहु केतु पॉइंट भी बोले हुए हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, कोर्स के अंदर आगे बताऊंगा, यहां राहु केतु पॉइंट भी कहते हैं। अभी काम चलेगा तब दिखाएंगे राहु केतु पॉइंट क्या होते हैं, कैसे कहते हैं। अच्छा जी, ये जुपिटर फिंगर है, इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे इस तरफ को, यहां पर, यहां दबा के देखो, ये पॉइंट हैवी है लाइट है, जहां मैं अपना पॉइंट दबा रहा हूं, देखो स्क्रीन पे, प्रेस दिस पॉइंट एंड लेट मी नो इट इज हैवियर और लाइटर। ये मार्स कहते हैं, इसे कहते हैं मार्स पॉइंट, एग्रेसिव मार्स, जिसका एग्रेशन ज्यादा होता है उसका ये पॉइंट बहुत थिक होता है, ये एरिया बहुत थिक होता है। बताएंगे कितना एरिया होता है, एग्रेसिव मार्स कहते हैं इसे, एग्रेसिव मार्स, ठीक। एग्रेसिव मार्स के जस्ट सामने देखो, यहां पर मेरे हाथ को देखो एक बार, एग्रेसिव मार्स के जस्ट सामने सप्रेसिव मार्स, एग्रेसिव मार्स के जस्ट सामने सप्रेसिव मार्स, ऐसा मार्स जो ठंडे होकर काम करता है, ज्यादा एग्रेशन में नहीं आता, ज्यादा भड़कता नहीं है, काम करता है, रिजल्ट दिखाता है। यहां पर अभी एग्जैक्ट पॉइंट बताएंगे आपको आगे चल के, पहले रफ पॉइंट थोड़ा एस्टिमेट करो। एग्रेसिव मार्स कहां था, जुपिटर फिंगर के नीचे। सप्रेसिव मार्स कहां पर है, मरकरी फिंगर के नीचे। ये बिजनेस मार्स कहते हैं इसे, बिजनेस मार्स, या यहां पर नीचे कौन था, यहां पर कौन था, मून, मून के ऊपर मार्स, तो ठंडा मार्स कहते हैं कई लोग इसे, ठंडा मार्स, इसे कहते हैं गर्म मार्स। वीनस के ऊपर, जुपिटर फिंगर के नीचे गर्म मार्स, और यहां पर ठंडा मार्स। ठीक, आराम से नोट डाउन कर लो, आराम से नोट डाउन करो, अभी तो बहुत पढ़ना है, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो डिस्कशन भी स्टार्ट नहीं करा, आज तो सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूं कि यहां पर करेंगे क्या, इस साइंस में होना क्या वाला है। इतना बर्दाश्त, आगे बढ़े, ओके। हाथों के ऊपर या तो क्रॉस मार्क्स होंगे,
या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी या वर्टिकल लाइन होंगी। ऑब्जर्व करना अपने हथेलियों को, हथेली के ऊपर या तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी या वर्टिकल लाइंस होंगी या क्रॉस मार्क्स होंगे। ऑब्जर्व करो। जितने ज्यादा हाथों में क्रॉसेस होते हैं उतना ओवर ऑक्यूपाइड ब्रेन कहते हैं। ब्रेन के अंदर स्ट्रेस बोलते हैं इसे। जितने ज्यादा क्रॉसेस होंगे, जितने ज्यादा क्रॉसेस होंगे उतना ओवर ऑक्यूपाइड ब्रेन बोलते हैं। और एक मजे की चीज सुनना, जब से पामिस्ट्री स्टार्ट करोगे, जिस दिन पामिस्ट्री क्लास ओवर होगी, आपके हाथ में कोई ना कोई लाइन चेंज हो जाएगी। लास्ट बैच में मेरे हाथ की सन लाइन अपीयरेंस में नहीं थी, बैच ओवर होते होते सन लाइन अपीयर कर गई थी। ये होता है हर बार। हम जब पामिस्ट्री में आते हैं तो हमारे हाथ के अंदर कुछ कैरेक्टर डेवलप होते हैं, मेरे भी और आपके भी। तो ऐसे हाथों के अंदर चेंजेस भी आ सकते हैं ड्यूरिंग द एनर्जी प्रैक्टिस। हम क्लास में हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि क्लास में आपका ऑरा स्कैनिंग होगी, आपकी हीलिंग होगी। तो जितने भी लोग यहां बैठते हैं, आपके हाथ में भी और मेरे हाथ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे इस क्लास के ड्यूरेशन में। लिख लो, बाद में ऑब्जर्व करना। आज हाथ की एक फोटो खींच लो, आज हाथ की एक फोटो खींच लो, क्लास के लास्ट डे एक फोटो देखना, कंपैरिजन करना। आज अपने पाम की ढंग से फोटो खींच लो, कैमरा क्लीन करके। कैमरे का ना लेंस जो होता है बड़ा गंदा होता है, हम हर वक्त हाथ लगाते रहते हैं उसके ऊपर। कैमरे का लेंस क्लीन कर लेना ढंग से, और हाथ की मस्त फोटो लेना। एक कमरे में कर लेना डार्क, फ्लैश ऑन करके हाथ की, दोनों हाथों की फोटो लेना, और देखना आखिरी दिन वाली जो फोटो है क्या कुछ चेंज आया उससे। हमारे हाथ में कुछ होते हैं ऑस्पिशियस मार्क, कुछ होते हैं इनऑस्पिशियस मार्क। जब भी कोई एनर्जी प्रैक्टिस हम करते हैं, हमारे हाथ में ऑस्पिशियस मार्क बढ़ जाते हैं। जब भी हम कोई एनर्जी प्रैक्टिस करते हैं, ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे हाथ में ऑस्पिशियस मार्क बढ़ जाते हैं। और जितने ज्यादा हमारे कार्मिक डिस्टर्बेंस होते हैं, उतने ज्यादा, या नेगेटिव कर्मास होते हैं, उतने ज्यादा हमारे हाथ में इनऑस्पिशियस मार्क होते हैं या कट्स होते हैं। हमारा कार्मिक यदि बहुत हार्ड है, हमारे कार्मिक डिस्टर्बेंसेस काफी बढ़े हुए हैं, तो हमारे हाथ में कट्स होंगे और बहुत ज्यादा रफ हैंड होता है, अनइवन हैंड होता है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। अभी खुद जांचना नहीं है, खुद नहीं गेज करना, अभी पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं इसे। हाथ चेंज होता है, हाथ चेंज होता है। डेली अपने हाथ को चार्ज करना है, डेली अपने हाथ को ब्लेस करना है, अपने हाथ की एनर्जी को ठीक करना है। सुबह उठ के पहले अपने हाथ को ब्लेस करना है, अपने आप को ब्लेस करना है, और अपने हाथ के अंदर लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु, इनकी ब्लेसिंग लेनी है। आपके नोट्स के अंदर ये देखो, ये एक श्लोक दिया हुआ मैंने, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। ये श्लोक अपने हाथों को देखकर सुबह सुबह बोलेंगे, दोनों हाथों को देखकर। मैंने लोगों का फेट चेंज होता देखा है, हाथ चेंज होते देखे हैं। ये तीनों आपके पर्सपेक्टिव होते हैं। एक प्रॉस्पेरिटी पर्सपेक्टिव है, एक डिवाइन नॉलेज पर्सपेक्टिव है, और एक उनका कंप्लीट फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव है। इनको एक्टिवेट करेंगे सारे पामिस्ट। जितने भी लोग पामिस्ट्री पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते, पामिस्ट्री पढ़ो या मत पढ़ो, सुबेरे उठकर पहले अपने हाथों का दर्शन करना है। पुराने लोग करते थे, सब लोग करते हैं पुराने वाले, और जिसको आता है वो अभी भी करता है। अपने हाथों को देखना है, दोनों हाथों को। जो भी विश मांगनी है, जो भी लाइफ में चाहिए, आप इनके बीच में देखकर उस विश को पूछ लो, ब्लेस कर दो, प्लेस कर दो, अफर्मेशन प्लेस कर दो। आप देखना वो चीज पूरी हो जाएगी। और ये प्रैक्टिस हमारे वैदिक कंसेप्ट में हमेशा बोली गई है करने को। धरती को छूना होता है, मदर अर्थ को छूना होता है, आशीर्वाद लेना होता है पहला धरती का। पहली सबसे बड़ी मां कौन है? धरती मां। तो धरती को दोनों हाथ से छूकर आशीर्वाद लेते हैं, फिर अपने हथेलियों को देखते हैं, और उसके बाद में अपना दिन शुरुआत करते हैं। पहले अपना आशीर्वाद ले लेना,
कभी सुबह उठते पहले अपना आशीर्वाद मांग लो, पहले धरती माँ को ब्लेस करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, उसके बाद अपना आशीर्वाद लेना है, फिर काम शुरू करते हैं। ठीक, ये काम करेंगे चाहे पामिस्ट्री पढ़ो या मत पढ़ो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अब किसे किसे पामिस्ट्री पढ़नी चाहिए? आप में से कई लोगों ने मुझसे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स करा हुआ है, किसी किसी ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है, टैरो पढ़ा हुआ है। तो लोगों ने पूछा कि सर ये जो साइंस है अब हमें पढ़नी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी इतना सब कुछ आता है। अगर मैं आपकी चार्ट रीडिंग करता हूं, जब आप मेरे पास आते हो, आप मुझसे बात करते हो, तो आपकी बॉडी पे कुछ मार्क होते हैं। मैं आपसे कई बार वीडियो कॉल पे अवेलेबल होता हूं, कई बार मैं आपका शक्ल देखता हूं, उससे फोटो मांगता हूं, किसी किसी से हैंड प्रिंट भी मांगे हुए मैंने। तो जब भी कोई इंसान मेरे से कम्युनिकेशन करता है ना, मैं पहले उसकी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल मार्क चेक करता हूं, बॉडी मार्क चेक करता हूं। बॉडी पर चेक कर लिया, अब उसका ऑरा देखता हूं। मैंने उसका ऑरा देख लिया, मुझे आधी इंफॉर्मेशन आ गई कि मेरे पास इस इंसान से क्या क्या चीजें पूछनी है और अभी बात कौन सी करने वाला है। अब मैं इसका न्यूमरोलॉजी चार्ट भी देख सकता हूं, एस्ट्रोलॉजी चार्ट भी देख सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि आप किसी के बारे में और श्योरिटी हासिल कर सकते हैं उसके ये मार्क देखकर। कई बार ऐसा होता है इनिशियल डेज में आपको किसी एक साइंस से ना पूरा रिजल्ट ड्रॉ नहीं हो पाता। ये साइंस इंटरलिंक्ड है। पामिस्ट्री पढ़ाते हुए मैं आपको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी पढ़ाऊंगा, पामिस्ट्री पढ़ाते हुए थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको, जनरल एस्ट्रोलॉजी बेसिक्स जो है, ताकि आपके दिमाग में पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ी सी, और उसके बाद फिर हमारी पामिस्ट्री शुरू होगी। पहले प्लैनेट्स पढ़ाऊंगा कि हमारे नवग्रह क्या होते हैं, उनके नेचर कैसे होते हैं, फिर हमारे हाथ की 9 जो पार्ट हैं वो कैसे पढ़ते हो, उसका बेसिस तो बने। तो पहले आपकी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी आपको थोड़ी सी, फिर आपके पास पामिस्ट्री में होंगे। एक बात और, ये कोर्स 10 दिन का है, 11 दिन का है मैम के हिसाब से। मेरा कोर्स कोई 10-11 दिन का नहीं होता, ये 15 दिन में चल सकता है, ये 18 दिन में चल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन माई गाइडेंस एंड डिपेंडिंग अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग मैं कहां तक पढ़ा रहा हूं। तो कोई मेरे पास टाइम प्रेशर नहीं है, लिमिट नहीं है। तो जब आते हो ना, ये मत सोचना सर 10 दिन कहा था 11 क्यों कर दिए, 11 के 18 भी हो सकते हैं। तो ये बात सबके लिए लागू होती है, मेरे हर सिलेबस में होता है। कई बार लोग कहते हैं सर हमने 10 दिन का कमिटमेंट लिया हुआ था, 11वें दिन नहीं जाना था। पहले अपना मन मजबूत कर लेना। ओके, डेली क्लास के अंदर आपको अपने पाम की ऑब्जर्वेशन करनी है मेरे साथ। कल से अपना पाम ऑब्जर्व करेंगे, मेजर कैरेक्टर पहले देखेंगे, फिर माइनर कैरेक्टर देखेंगे। पामिस्ट्री का जो बेसिक लेवल है, इसे करने के बाद में आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, किसी के पाम को ऑब्जर्व कर सकते हो। पर एडवांस के अंदर हम माइनर डिटेल्स में जाएंगे। बेसिक में मैं आपको इतना कुछ सिखा दूंगा कि आप किसी की पाम रीडिंग, पाम प्रेडिक्शन कर सकते हो। आगे बढ़ने के लिए जब आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लेके स्टडी करना हो, एक वो जो गुरुजी वाली स्टडी होती है वो करनी हो, टीचर वाली स्टडी होती है वो करनी हो, उसके लिए एडवांस लेवल है। बेसिक के अंदर आपको इतना मिल जाएगा कि आप किसी का भी मेजर प्रेडिक्शन दे सकते हो। एज प्रेडिक्शन, डेथ प्रेडिक्शन, मैरिज प्रेडिक्शन, प्रोजेनी प्रेडिक्शन, इसका बेसिस आपको यहीं सिखा दूंगा। एडवांस के अंदर इसकी डिटेल्स बताऊंगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? जो मेजर लाइंस हैं वो सारी बेसिक में कवर हो जाएंगी। आप किसी की प्रेडिक्शन कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। जिसको न्यूमरोलॉजी आती है वो और भी आराम से कर सकता है। न्यूमरोलॉजी वाले मेरे पास क्या करें, अपने क्लाइंट का पाम भी मांग लें। तो जो आपने मेरे से न्यूमरोलॉजी पढ़ी हुई है वो तो है ही है, साथ में पाम देखकर भी प्रेडिक्शन कर सकते हो। क्लियर? तो ये आपके लिए एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर की तरह से अपीयर करेगा। जो लोग पहली बार पामिस्ट्री में आ रहे हैं, जिन्होंने अब तक कोई ऑकल्ट साइंस नहीं सीखी है, आपके लिए और भी अच्छा मौका है, क्योंकि आपका ब्रेन फ्रेश है। आपके ब्रेन में कोई प्रेजुडिस थॉट नहीं है न्यूमरोलॉजी को लेकर या एस्ट्रोलॉजी को लेकर। आप बातों को डेली सुनना, जो वीडियोस मिलेंगे उन्हें डेली देखना। आपकी क्लास 11 बजे स्टार्ट हुआ करेगी। 11 से मैं 11:15 कर सकता हूं क्लास को, लोगों के हिसाब से, कि कई लोग कहते हैं 11:15 कर दो, घर के काम है, ठीक है, हो सकता है, दैट इज नॉट एन इशू। बट उससे डिले मैं नहीं करूंगा अनटिल और अनलेस कोई मजबूरी ना हो। तो 11 से लेके 12 तक तो क्लास मैडम ने बोली है, या 12:30 तक बोली होगी, पर मैं क्लास ओवर करूंगा 1 बजे। मेरे पास 2 घंटे चलेंगे, क्योंकि मेरी मजबूरी है। 2 घंटे से कम में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो ये 1 घंटा 1.5 घंटा कहने की बातें हैं,
लगेंगे 2 घंटे। 2 घंटे 5 मिनट हो सकते हैं, बट इससे कम नहीं हो पाएगा। इतना पहले सोच के बैठना। तो 11:15 से लेके मेरे पास 1 बजे तक हो, ये डन है। ये 11 से लेके 1 बजे तक डन हो, ये कंफर्म है। ग्रुप में डेली क्लास से 1 घंटे पहले आपका लिंक, जूम लिंक प्लेस हो जाएगा आपके पास में। अगर अच्छे ढंग से सीखनी है पामिस्ट्री तो क्लास में लाइव रहना। ये मत सोचना रिकॉर्डिंग देखकर पामिस्ट्री सीख जाएंगे, ये एक अटेंटिव साइंस है, ये एक 1-to-1 साइंस भी होती है। पर यहां हम ऑनलाइन भी इसे काफी अच्छे लेवल पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इंडिया के बहुत बहुत प्लेसेस से मेरे पास बैठे हो, या वर्ल्ड की काफी सारी कंट्रीज से भी कुछ लोग यहां बैठे हैं मेरे पास। पामिस्ट्री को डील करने के लिए मेरे साथ प्रेजेंट होना आपका बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। क्लास के अंदर ही हम डिस्कशन करेंगे, और क्लास के बाद मैं कुछ सैटरडे दूंगा आपको डिस्कशन करने के। जब हमारे पास ये सेशन ओवर हो जाएगा तो हम सैटरडे का डिस्कशन आपके लिए ओपन करेंगे, कि कुछ सैटरडेज में आपको डिस्कशन दूंगा हर हफ्ते, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। यस मैम, आपको ना जब भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको क्या क्या करना होगा, अपनी डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ तो भेजनी होती है। इसके अलावा अपनी फोटोग्राफ, फेस फोटोग्राफ, और यदि पाम का भी कुछ पूछना है तो पाम फोटोग्राफ मुझे भेजनी है। पाम की फोटोग्राफ कैसे लेनी है ये मैं कल से बताऊंगा। पाम की फोटोग्राफ लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं पाम की फोटोग्राफ लेने में। मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा ये काम कैसे होता है। ओके, आज फोटोग्राफ नहीं भेजनी, नहीं तो हाथ की मॉडलिंग कहते हैं उसे, कैमरे से वो उसमें फिल्टर ऑन था और बड़ी सुंदर फोटो आ गई पाम की, ये नहीं करना है। हमें पाम की एक्चुअल फोटो देखनी है, तो उसके तरीके होते हैं। आप जब फोटो लेते हो तो यहां की फोटो नहीं आती, साइड की फोटो नहीं आती, इस तरफ की फोटो नहीं आती, यहां की फोटो नहीं आती। ये भी जरूरी होता है, तो मैं बताऊंगा कैसे हाथ की फोटो ली जाती है। अगर आपके पास डीएसएलआर कैमरा है तो मैं उससे भी बता दूंगा फोटो कैसे लेते हैं, या घर में कोई स्कैनर है, प्रिंटर है, तो उससे भी फोटो हम ले सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं उस पर। आपके क्लाइंट की भी किस किस तरीके से ऑब्जर्वेशन लेनी है ये आपको सब सिखाया जाएगा यहां पर। घर के लोगों के हाथ देखने अभी शुरू नहीं करने, कि मेरे पास 2 क्लास हो जाए और आपने घर के सब लोगों के हाथ देख डाले हो। जब तक पामिस्ट नहीं बन जाओ ना ढंग से, जब तक मुझे मेरा हाथ देखकर प्रिडिक्शन ना कर दो, तब तक घर के लोगों के हाथों की ऐसी तैसी नहीं करनी। नहीं तो लोग दूसरे दिन पामिस्ट हो जाते हैं कि नाउ वी आर सेल्फ प्रोक्लेम पामिस्ट, घर के बाहर बोर्ड लगवा दो। लगेगा बोर्ड पर कुछ दिनों बाद, अभी नहीं करना है हरकतें। घर के लोग आपसे उम्मीद करेंगे तुम तो पामिस्ट हो, तुम हमारा हाथ देखो, तो आपका कहना उनसे कान के नीचे खाओगे जाओगे। एग्जैक्टली यही लाइन बोलनी है, उनको एंटरटेन नहीं करना, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज वाला काम है, ये कार्मिक एक्सचेंज वाला काम है। आपने किसी की प्रिडिक्शन तब करनी होती है जब एनर्जी कॉल आ जाए आपके पास में। हमेशा याद रखना मेरे को, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं फैमिली को लेकर। मेरे पास कई लोग आते हैं फैमिली के, यार हमारे लोगों के लिए प्रिडिक्शन दे दे। मैंने कहा रुक जाओ, गाइडेंस लेता हूं, अगर गाइडेंस हुई तो प्रिडिक्शन हो जाएगी। आपको उनसे एनर्जी एक्सचेंज करवाना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब पैसे नहीं होता। एनर्जी एक्सचेंज ये होता है आपको उसके बदले में कुछ काम करा लो। बच्चे ने कहा मम्मी चार्ट रीड कर दो, ठीक है कर दूंगी, तू मेरे 2 काम करेगा, किचन में हेल्प कर, सामान लेके आ। आपने अपना कार्मिक क्लियरेंस कर लेना है हर किसी के साथ में, जिसका भी पाम रीड करो या जिसका भी चार्ट रीड करो। कार्मिक क्लियरेंस रीडर को हीलर से ज्यादा करनी होती है। हीलर्स की कार्मिक क्लियरेंस के कई तरीके हैं, बट रीडर्स की कार्मिक क्लियरेंस के बहुत कम तरीके। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैक्सिमम रीडर्स को, न्यूमरोलॉजिस्ट को, एस्ट्रोलॉजिस्ट को कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। नहीं तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ये फैक्ट है, और ऐसा हमने देखा है। इंडिया के जितने बेस्ट रीडर्स रहे हैं उन्हें कोई ना कोई बहुत बड़ी डिसीज है। ऑब्जर्व करना, मैं नाम नहीं ले रहा यहां पर ऐसे बड़े बड़े इंडिया के रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें कोई बहुत सीरियस डिसीज है। क्यों? कार्मिक क्लियरेंस नहीं हो पाया। अपने कार्मिक को, अपने अहंकार को, दोनों को क्लियर करना चाहिए इंसान को। जब ये दोनों फ्लक्चुएट होते हैं तो आपकी बॉडी पे आता है, आपके ऑरा पे आता है। छोटे छोटा एनर्जी एक्सचेंज ले लो, 1 रुपया मांग लो किसी से, 1 रुपया, बट उसके बदले में चार्ट रीड करना। एम आई क्लियर? बात समझ में आ रही है?
पैसे ना ले पाओ तो उससे कुछ काम करवा लो, पैसे ना ले पाओ तो उससे कुछ काम करवा लो। और मान लो आपसे कोई बड़ा है, आपसे कोई बड़ा है, आपसे कोई आदरणीय है, अब तो ना तो काम करा सकते ना पैसे ले सकते, तो क्या करोगे? इससे अपने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद ले लो। मैं जब अपने बड़ों का चार्ट रीड करता हूं ना, तो मैं उनका हाथ रखवाता हूं अपने सिर पे। मैं कहता हूं मन में जो भी ब्लेसिंग्स आए ना, मुझे वो दे दो, कार में क्लियरेंस हो गया। ये ध्यान रखना, इसके बगैर चार्ट रीडिंग मत कराना, नहीं तो दिक्कत दोनों को होती है, दोनों की तरफ से इंसान फंस जाता है। जब भी कभी आप ये सब काम कर चुके हो, उसके बाद में चार्ट रीडिंग करो, पाम रीडिंग करो उसकी। डेली मॉर्निंग में अगर हो सके तो उठकर पहले ब्लेसिंग्स करनी है, हाथों में क्रिएट करनी है, मदर अर्थ को टच करने के बाद में। उसके बाद में आपने थोड़ी देर मेडिटेशन करना है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके रीडिंग स्किल्स, उनके स्कैनिंग स्किल्स काफी स्ट्रांग होते हैं। अगर आप उठ के मेडिटेशन स्टेट में चले जाते हो तो ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा हो सकता है। आप एनर्जी क्रिएट करते हो, आपकी फैमिली की भी हीलिंग होती है। ओके, एक मिनट क्वेश्चन देख लूं आपके आपके कई सारे क्वेश्चन और भी आए हुए थे यहाँ पर। हाँ, आप में से कई लोगों ने पूछा कि हम ऑलरेडी पामिस्ट्री कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, क्या हम पामिस्ट्री भी कर सकते हैं? आराम से करो, दोनों में कोई रेलेवेंस नहीं है। न्यूमरोलॉजी नंबर से डील करती है, ये बिल्कुल अलग साइंस है, ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड साइंस है। नंबर वाली साइंस में भी प्लैनेट पढ़े हैं, उसमें एक हेल्प मिलेगा। दोनों साइंस मिक्स नहीं होती, प्रेशर नहीं बनता, दोनों अलग अलग साइंस है, दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है। इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो? तो मतलब ये कोई बात थी पूछने वाली? ओके ओके ओके, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके, जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप कर सकते हो। जितने लोग मेरे से न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, आपके पास में रेमेडीज ही बताई हुई मैंने आपको, वो काम आएगा आपके पास। पामिस्ट्री पढ़कर आपकी न्यूमरोलॉजी भी स्ट्रांग होगी। कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा इसके बारे में। बेटा क्लास तो शुरू होने तब तो पढ़ाऊंगा। सन फिंगर लंबी है जुपिटर फिंगर से, सब बताऊंगा तेरी कौन सी फिंगर है, गोरिल्ला फिंगर सारी बताऊंगा तेरी, बेटा क्यों टेंशन ले रही है? पूरा हाथ बताऊंगा, एक फिंगर से क्या जानेगी, पूरे करेक्टर बताऊंगा तुझे, पढ़ाऊंगा। बच्चे सारे हमारे ऐसे एंथुसियास्टिक हैं, सारे प्रिडिक्शन अभी अभी पूछ रहे हैं। लीनिएज का दोष का पता लगता है, सनी लगता है बेटा, लीनिएज का आपको कार्मिक क्लियरेंस पता लगता है, पितरों का दोष पता लगता है। अपने दोनों हाथों को गेज करके आप देख सकते हो आपके हाथों में दोष है या नहीं है। बहुत इजी है, बहुत इजी। कैन बी कंबाइन लॉशु, यस मैम, यू कैन कंबाइन लॉशु, यू कैन कंबाइन पामिस्ट्री, यू कैन कंबाइन एस्ट्रोलॉजी। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं पढ़ाते पढ़ाते सिखाऊंगा हाउ कैन यू कंबाइन लॉशु विद दैट, मैं बताऊंगा। मुझसे वो मुझे याद दिला देना, ये कॉम्बिनेशन मैंने कभी नहीं पढ़ा है, मुझे याद दिला देना, क्लास में सिखा दूंगा हाउ टू कंबाइन लॉशु विद द पामिस्ट्री, कर देंगे। एवरीवन कैन लर्न पामिस्ट्री, कोई भी सीख सकता है। पामिस्ट्री सीखने के लिए, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए ग्रेजुएशन नहीं चाहिए होती, सेंस चाहिए होती है। अगर नॉनसेंस हो तो बिल्कुल मत आओ साइंस में। सेंसेबल हो तो आओ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी एज के हो, कोई भी एज ग्रुप है, देखो छोटे बच्चों में, आप अगर छोटा बच्चा 12 साल से ऊपर का है, आप उसे साइंस सिखा सकते हो। 12 साल का होने देना, नहीं तो उसका अभी सबकॉन्शियस का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। 12 साल का होने के बाद में उसे सिखा सकते हो। हीलिंग सीखने की एज 4 साल होती है। मैंने 4 साल के बच्चे को हीलिंग सिखाई है, और इवन पैदा भी नहीं हुआ था मैंने उसे तब हीलिंग सिखाई थी। मम्मी के पेट में था, गर्भ में था माँ के, तभी हीलिंग सिखाई थी। बट रीडिंग सीखने के लिए कॉमन सेंस होने की जरूरत होती है, थोड़ी सी दुनिया देखी हो तब वो रीडिंग कर सकता है। डेली अपने आराध्य का, अपने इष्ट का, अपने डेटी का ध्यान करेंगे, और ब्लेसिंग्स लेनी है उनसे, ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है। ओके, ओके, आप कर सकते हो, इससे कोई भी सीख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम, हर व्यक्ति इसे सीख सकता है। और जब आप इस साइंस में आते हो, ये कॉल होती है, एंसेस्ट्रल कॉल होती है आपकी, ये तब आपको लेके आती है। हम इस साइंस में नहीं आते, ये साइंस हमारे पास आती है।
ये हाँ साइंस हमें पकड़ के बैठी होती है। कल से आपकी क्लास इसी टाइम डेली चला करेगी, ये टाइम होगा आपके पास में। कई लोग ऐसे आप में से होंगे जो एक आध दिन अवेलेबल ना हो पाए, वीडियो देख लेना, बट मेरे पास में जितने भी दिन मैक्सिमम हो सकते हो आ जाओ, ये टाइम फिक्स हो जाएगा हमारे पास। आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट से इस टाइम को कंफर्म कर सकते हो कि पामिस्ट्री का टाइम सही है या नहीं है। आप देखना जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट होगी, केतु की इन्वॉल्वमेंट होगी, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना। हाथों से स्ट्रक्चर को देखकर ना आप ये बता सकते हो कार्मिक हाथ हैं या अकार्मिक हाथ हैं, ये इंसान कुछ ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। हाथों से हम ये भी चेक कर सकते हैं। किसी के हाथों में ऐसा शफा होता है कि वो सब कुछ ले जाता है, दुनिया को कुछ दे जाता है, और कोई कोई सिर्फ दुनिया में एक दर्शक की भांति आता है। ये भी हाथों से देख के आप बता सकते हो, फिंगर से बता सकते हो। ये लॉजिकल साइंस है, ये बहुत लॉजिकल साइंस है, इसमें कोई इलॉजिकल चीज नहीं है। मैं आपको इसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। आपके पास में मैं अपना नंबर भी यहां ड्रॉप कर रहा हूं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं अनाउंस भी कर रहा हूं अपना नंबर। जो भी आपके डाउट्स हो इस साइंस को लेके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा कितनी बार हम इस साइंस को किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं। या कोई भी आपका ऐसा डाउट हो कि आपको फैमिली के बारे में कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, पूछना हो, वो भी पूछ सकते हो। मेरा जो टेक्स्ट नंबर है या मेरा फोन नंबर है, नोट डाउन कर लीजिए उसे, 931550 649। आई एम रिपीटिंग माई नंबर, 931550 649। ये आप कर सकते हो। आप मेरे को पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और उसके बाद टाइम ले लेना मुझसे, मैं आपसे बात कर लूंगा। हम अपने पाम के अंदर सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पाम में चेंजेस भी ला सकते हैं। ये ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है या ऐसा करंट चार्ट है जो बदलाव रखता है, ये डेली चेंज होता है। तो ये पामिस्ट्री आपकी बॉडी पामिस्ट्री होती है। आपका शरीर भी यहां से हम देख सकते हैं वो चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर ये चेंज होना शुरू हो गया तो एज अ पर्सन आप भी चेंज होने शुरू हो जाओगे। तो जब आप पामिस्ट्री साइंस को स्टडी करते हो या इसको एक्टिवेट करते हो, पाम एनर्जी को हीलिंग करते हो, तो आपके पाम एक्टिवेट होते हैं, उसमें हीलिंग में भी होते हैं ऐसे पाम एक्टिवेट, और उससे आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होती है। ठीक, आपको एक मैंने ब्रीफ डिस्कशन दे दिया है, जिसके जो भी क्वेश्चन होंगे फर्दर मेरे से पूछ सकता है। आप लोगों ने जितने क्वेश्चन पूछे थे मैंने कोशिश करी है उसे बताने की। आपको जितना भी मेरे से और कुछ पूछना हो आप व्हाट्सएप करें, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। कल से काम स्टार्ट करेंगे, कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।